नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरा टेक में। तो कल हमने एक्सरसाइज 4 सार्डिक इसकी 4.2 की जो एक्सरसाइज है उसकी थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है, जिसके अंदर हमने सार्डिक के गुणधर्म 10 पढ़े थे और संक्रियाएं हमने पढ़ी थी और 2 या 3 हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। तो आज हम इसके एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सभी विद्यार्थी पेन और कॉपी लेके बैठे, क्योंकि हम साथ ही साथ नोट करते जाते हैं जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। और जो नए विद्यार्थी हैं वो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा इस वीडियो को अपने सभी जो सहपाठी हैं उनके साथ शेयर करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पर भी आपके साथ जुड़े हैं उनके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 सार्डिक, जिसका पहला क्वेश्चन है, एक हमें सार्डिक दिया है LM23 = 0। तो हमें L और M का अनुपात बताना है कि उनका रेशियो क्या होगा। हालांकि हमने इस तरीके का सवाल पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम जो 2/2 का सार्डिक है इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो उनका रेशियो बनेगा वो रेशियो निकाल लेंगे। तो हम पहले इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो इनके डायगोनल्स हैं उनमें। तो 3 का पहले किससे हो जाएगा? L से, माइनस 2 का किससे हो जाएगा? M से। तो क्या हो जाएगा? 3L - 2M = 0। अब इनको बराबर रख दो। तो 3L = 2M, क्योंकि हमने माइनस वाले की संख्या को उधर पहुंचा दिया 0 की तरफ, तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ से हमें L और M का अनुपात निकालना है। तो M का डिवाइड कर दो किस में? L में, और 3 का डिवाइड कर दो 2 में। तो जो L रेशियो M है वो क्या हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। और यही हमें पूछा गया है कि इनका रेशियो क्या होगा L M का, तो 2:3 हो जाएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सार्डिक की द्वितीय पंक्ति के अवयवों की उपसार्डिक ज्ञात कीजिए। जो हमें सार्डिक दी गई है उसकी जो दूसरी पंक्ति है, कौन सी? 3, 6 और 5 वाली, इसके लिए हमें इसके उपसार्डिक ज्ञात करने हैं। तो जब हम उपसार्डिक की बात करते हैं तो उपसार्डिक के लिए मैंने बताया था, जिस अवयव के लिए हम उपसार्डिक निकाल रहे हैं, माना कि हमने 3 के लिए निकाला है पहले, तो 3 के लिए जो उपसार्डिक होगा वो क्या होगा कि 3 के सामने वाली जो पंक्ति है उसको काट देंगे और 3 वाला जो कॉलम है उसको काट देंगे। उसके बाद जो संख्याएं बचेंगी 3, 4, 8 और 9, इस सार्डिक का जो मान होगा वो इसका क्या होगा? उपसार्डिक होगा। इसी तरीके से 6 के लिए निकालेंगे तो 6 के सामने वाली पंक्ति कट जाएगी पूरी, और जो 6 वाला स्तंभ है वो कट जाएगा। इसके बाद जो संख्याएं बचेंगी 2, 4, 1 और 9, तो इस सार्डिक का जो मान होगा वो इसका उपसार्डिक होगा। इसी तरीके से 5 के लिए, तो 5 के जो पंक्ति है 5 वाली और जो स्तंभ है वो दोनों कट जाएंगे। उसके बाद जो संख्या बचेंगी 2, 3, 1, 8, इनको सॉल्व करने के बाद जो सार्डिक का मान आएगा वो इसका उपसार्डिक हो जाएगा। तो यही हमें निकालना है इसमें। तो हमने A21 वाला जो वैल्यू है उसके लिए उपसार्डिक निकाला है। तो A21 पे जो पोजीशन है वो कितनी है? 3 है। तो 3 का उपसार्डिक क्या हो जाएगा? M21। तो जो मैंने बताया था उसकी जो पंक्ति है उसको काट देंगे 3 वाले को, और जो इसका स्तंभ है उसको काट देंगे। तो क्या बचेगा? 3, 4, 8, 9, तो ये इसका क्या हो जाएगा? उपसार्डिक हो जाएगा। इसी तरीके से A22 पोजीशन के लिए, 6 वाले के लिए, तो 6 वाली जो पंक्ति है वो कट जाएगी और जो स्तंभ है वो कट जाएगा। इसके अलावा जो बचेंगे 2, 4, 1 और 8, ये इसका क्या हो जाएगा? उपसार्डिक हो जाएगा। इसी तरीके से A23 के लिए हो जाएगा। तो 5 वाली जो पंक्ति उसको और स्तंभ को काट देंगे। उसके अलावा जो बचेंगे 2, 3, 1, 8, वो इसका क्या हो जाएगा? उपसार्डिक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इनके उपसार्डिक निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें दिया है कि सार्डिक का हमें मान ज्ञात करना है।
और साढ़े का हमें इस तरीके से कुछ दिया है। तो इनको हमें सॉल्व करना है, संक्रियाएँ लगानी है और गुणधर्मों का प्रयोग करना है, जिससे हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखो किस तरीके से हम सॉल्व करें। तो देखें, जो पहला कॉलम है वो हमें दिया है 13, 14, 15 और थर्ड कॉलम है उसमें दिया है 19, 20 और 21 और सेकंड में है 16, 17 और 18। ये 3 कॉलम हैं। तो हम क्या करें, जो तीसरा कॉलम है ये वाला, इसमें से जो सेकंड वाला कॉलम है, क्या इसमें से सेकंड वाला कॉलम, उसको हम अगर घटा दें तो 19 में से 16 जाएंगे। तो इस तरीके से नहीं हो पाएगा। ऐसा करते हैं कि जो तीसरा कॉलम है उसमें से पहले कॉलम में 3 जोड़ के घटा दें। क्या कर दें, पहले कॉलम में 3 जोड़ के घटा दें। यानी तीसरा जो कॉलम है 19, 20 और 21, इसमें से हम जो पहला कॉलम है 13, इसमें 3 जोड़ो और फिर इसको घटा दें। इसी तरीके से 14 और 3 जोड़ो, घटाओ, इसके बाद 15 और इसमें 3 जोड़ो और उसको घटाओ। तो 16, 19 में से 16 जाएंगे तो 3 बचेंगे। इसी तरीके से 20 में से 17, 14, 3, 17 जाएंगे तो 7 बचेंगे और 21 में से 16 जाएंगे तो 5 बचेंगे। इस तरीके से 3, 7 और 5 बचेंगे। इसके बाद हम क्या करें, जो सेकंड कॉलम है उसमें से फर्स्ट कॉलम को बढ़ा दें। सेकंड कॉलम है उसमें से फर्स्ट को बढ़ा दें। तो 16 में से 13 गए तो 3 बचेंगे, 17 में से 14 गए तो इस तरीके से हम संक्रिया लगा देंगे। C2 टेंस टू C2 माइनस C1, यानी कि दूसरे कॉलम में से पहला कॉलम घटा देंगे और तीसरे कॉलम के लिए हम संक्रिया लगाएंगे C3 माइनस C1 प्लस 3। तो हमें किस तरीके से रिजल्ट मिलेगा, पहला कॉलम एज इट इज रहेगा 13, 14, 15। सेकंड कॉलम हमने क्या किया है, दूसरे कॉलम में से पहला कॉलम घटाया है तो 16 माइनस 13, 17 माइनस 14 और 18 माइनस 15। और तीसरे कॉलम हमने क्या किया है, तीसरे कॉलम में से माइनस किया है पहले कॉलम को प्लस 3 जोड़ के, तो 19 माइनस 16, 20 माइनस 17 और 21 माइनस 18। तो इस तरीके से इनको जब हम घटाएंगे तो ये बचेंगे, पहला कॉलम तो एज इट इज रहेगा 13, 14, 15। सेकंड और थर्ड में क्या आ जाएंगे 3, 3, 3। और हमारा एक गुणधर्म था कि जब 2 कॉलम या 2 पंक्तियां समान होती हैं तो उस पूरे सारणी का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कि यदि किसी सारणी की प्रथम और तृतीय स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए, यदि किसी सारणी के प्रथम और तृतीय स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई ये हमने गुणधर्म पढ़ा है कि जब किसी 2 स्तंभ को या 2 पंक्तियों को आपस में इंटरचेंज करते हैं, क्या करते हैं, इंटरचेंज, तो उनका जो संख्यात्मक मान है वो तो वही रहता है, सिर्फ चिन्ह बदल जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, सारणी के मान का चिन्ह बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सिद्ध कीजिए कि जो सारणी हमें दिया है 1, 1, 1 बाई जेड, जेड एक्स, एक्स वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई, इसका मान है वो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स होगा। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो इस तरीके की जब हमें सारणी दी हो और उसको सिद्ध करवा रहा हो, या फिर कोई भी सारणी हो और उसका मान अगर पूछ रहा हो और उसमें अगर हमें 1, 1, 1 दिया हो, तो सबसे पहले जो 1, 1 होते हैं उनमें से जो 2 1 हैं, कोई भी 2, उनको हम 0 करेंगे। अगर वो 0 हो जाते हैं तो फिर इसका प्रसार करने पर इसका मान आसानी से मिल जाता है। तो सबसे पहले हमारी जो स्थिति रहती है सॉल्व करने की, वो यही रहती है कि जब 1, 1 हमें दिख रहा हो किसी कॉलम में या किसी पंक्ति में, तो उनमें से 2, कम से कम 2 या फिर 1 जो 1 है उसको हम 0 करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या है जब हम उसका प्रसार करते हैं तो उसका मान बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि बाकी जो
वन वन है उसकी ये जीरो पोजीशन आ जाती है, तो वो टोटली जीरो हो जाती हैं। तो हम क्या करें, ये हमारी पहली पंक्ति है R1, ये दूसरी है R2 और ये तीसरी पंक्ति है R3। तो हम किसी दो वन है उनको जीरो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, जो दूसरी पंक्ति है उसकी जगह हम चेंज कर रहे हैं, दूसरी पंक्ति की जगह हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। और क्या चेंज कर रहे हैं कि दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति घटा रहे हैं। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वन है और यहाँ पर भी वन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा जीरो आ जाएगा, इसलिए हम ये कर रहे हैं। इसी तरीके से तीसरी पंक्ति के लिए भी कर रहे हैं। तीसरी पंक्ति के लिए क्या कर रहे हैं कि तीसरी पंक्ति में से भी हम पहली पंक्ति को घटा रहे हैं, जिससे यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जब दो जीरो हो जाएंगे तो इनका जब प्रसार करेंगे तो सिर्फ पहली वाले वन के लिए इसका मान आएगा, बाकी दो पोजीशन के लिए इसके मान जीरो हो जाएगा। तो घटाओ तो क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति है वो एज इट इज़ रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। दूसरी पंक्ति उसमें क्या होगा, वन माइनस वन जेड एक्स माइनस बाई जेड, क्योंकि दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति घटा रहे हैं और पोजीशन है वो दूसरी पंक्ति पर ही रहेगी, इसीलिए जेड प्लस एक्स माइनस बाई माइनस जेड, क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो दोनों प्लस के हैं वो माइनस ही हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से तीसरी पंक्ति के लिए भी करो, वन माइनस वन एक्स बाई माइनस बाई जेड एक्स प्लस बाई माइनस जेड। तो इस तरीके से हम ये घटा लेंगे। तो इसके बाद देखो जो हमारे वन वन है, वन माइनस वन ये हमारे क्या हो गए, जीरो जीरो हो गए। और जो दूसरा कॉलम है उसमें जेड कॉमन आ जाएगा तो जेड एक्स माइनस बाई, इसमें से बाई कॉमन आ जाएगा तो बाई एक्स माइनस जेड। और तीसरे कॉलम की बात करें तो जेड से हमारा जेड कट जाएगा और बाई से बाई कट जाएगा। तो इस तरीके से जो बचेंगी वो क्या बचेगा, एक्स माइनस बाई और एक्स माइनस जेड। अब हम इसका प्रसार कर देंगे तो हमारा मान मिल जाएगा। या फिर अगर कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लो पहले। तो यहाँ पर हम देखें कि जो सेकंड पंक्ति है R2 और थर्ड पंक्ति है R3, इनमें हमें एक चीज़ कॉमन दिख रही है, एक्स माइनस बाई सेकंड वाले में से और थर्ड वाले में से एक्स माइनस जेड। तो इन दोनों को हम कॉमन निकाल लें, तो हमने कॉमन ले लिया एक्स माइनस बाई और जेड माइनस एक्स। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, वन बाई जेड बाई प्लस जेड, ये तो पहली पंक्ति है इसमें कोई चेंज नहीं है। दूसरी वाले में जीरो जेड और माइनस वन, नहीं सॉरी प्लस का वन है। थर्ड वाले में क्या है, जेड माइनस एक्स लिया इसलिए माइनस के आ गए, माइनस के बाई और माइनस के वन। अब इनका प्रसार कर देंगे तो इनका मान हमें मिल जाएगा। प्रसार पता है ना कैसे कर दिए, प्रसार में क्या कर दिए, जो पहला अवयव होता है वो पॉजिटिव और फिर इसके लिए इसका उपसार्डिक आ जाएगा, फिर माइनस दूसरी पोजीशन वाला अवयव आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका जो सार्डिक होगा इस अवयव के लिए वो आ जाएगा, फिर तीसरी पोजीशन के लिए पॉजिटिव, यानी पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव बाई प्लस जेड। इसके बाद इसका जो सार्डिक होगा उपसार्डिक वो आ जाएगा। लेकिन हमने ये अभी पंक्ति के रेस्पेक्ट में बताया था और यहाँ पर हम कॉलम के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो बाकी जो दो कॉलम है उसके लिए क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो सिर्फ हमारा क्या बचेगा, वन के लिए बचेगा। तो वन के लिए क्या हो जाएगा, माइनस के जेड और प्लस के वाई, ये बचेगा सिर्फ। तो क्या हो गया, एक्स माइनस बाई बाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। और यही हमें प्रूव करना था, तो इसलिए इसका प्रूफ क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सार्डिक है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो सार्डिक हमें दिया है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, या वन वन है कि नहीं है। अगर वन वन है तो उनको हम जीरो करने की कोशिश करेंगे, और अगर कुछ कॉमन दिख रहा है तो उनको हम कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। और अगर दो पंक्तियाँ दो स्तंभ समान बनने की पोजीशन होंगे तो उनको समान करने की कोशिश करेंगे। उसी हिसाब से हम संक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखें, जो पहली कॉलम है, पहला कॉलम है उसमें हमें ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, दूसरा कॉलम है उसमें बी स्क्वायर और तीसरा कॉलम है उसमें हमें सी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। यानी पहले कॉलम में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, ए स्क्वायर, दूसरे कॉलम में हमें क्या दिख रहा है, बी स्क्वायर, और जो तीसरा कॉलम है हमें उसमें क्या दिख रहा है, सी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। तो हम तीनों से कॉमन निकाल लें। तो कॉमन निकालेंगे तो बाहर ये कॉमन जो होते हैं वो मल्टीप्लाई में ही आते हैं, हमेशा योगफल के रूप में नहीं आते हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि किसी पंक्ति में किसी अवयव का जब अचर संख्या का गुणा करती हैं तो वो उसका n गुना ही हो जाता है, यानी उतने ही गुना हो जाता है।
और गुना कोई होगा तो वो गुणा में होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएंगे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। अब इसके बाद क्या रहेगा, 0 बी सी, ए 0 सी और बी और 0। अब इनका हम प्रसार कर देते हैं तो इसकी हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो इनका प्रसार कर दो, पहली पोजीशन पे 0 पंक्ति के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, 0 आ जाएगा। तो 0 के लिए जो भी उसका उपसाढ़िक होगा उसका गुणा करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। फिर दूसरी पोजीशन कैसी आती है, नेगेटिव, फिर उसके उपसाढ़िक लिखते हैं हम बी बी सी 0। फिर तीसरी पोजीशन ए प्लस की आएगी, उसके लिए उपसाढ़िक लिखेंगे तो बी 0 सी और सी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, माइनस ए का इससे गुणा करेंगे तो 0 माइनस बी सी, तो माइनस पहले से ही है और माइनस बी सी ये आ गया तो ये हो जाएगा प्लस के ए बी सी, और यहाँ पर बी सी का इससे हो जाएगा तो प्लस के ए बी सी हो गए, इसलिए 2 ए बी सी प्लस के हो जाएंगे और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू जो हो जाएगी, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है और ये ए बी सी है गुणा में है तो घातों में बन जाएंगे ये ए क्यू बी क्यू और सी क्यू, ये इसका मान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्न सारणी को हल कीजिए। तो हमें इसको हल करना है, ये सारणी के हमें 0 के बराबर दिया है तो हमें इसको हल करना है और हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ से हल करके। तो इसे देखिए किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। हमें इस तरीके से इसको आसान बनाना है कि हमारा प्रसार करना आसान हो जाए। हम इसको प्रसार के कगार पे लेके आते हैं जिससे हमारा इसका जो मान है वो आसानी से निकल जाए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो पहली पंक्ति है ये वाली और दूसरी पंक्ति है ये वाली, अगर हम इनमें कुछ चेंज कर दें तो हमारा थोड़ा बहुत जो मान है वो सिंपल हो जाएगा। इसी तरीके से पहली वाली और तीसरी वाली से तो हम इसमें एक संक्रिया लगाएं कि पहली पंक्ति के लिए हम चेंज कर रहे हैं और पहली पंक्ति में से अगर हम दूसरी पंक्ति को घटा दें दूसरी को तो हमें कुछ चेंज मिल जाएगा। इसी तरीके से दूसरी पंक्ति के लिए भी हम कर दें क्या कि दूसरी में से हम तीसरी पंक्ति को हटा दें। तो देखिए इनमें हमने यही संक्रिया लगा दी, R1 टेंस टू R1 माइनस R2 और R2 के लिए R2 टेंस टू R2 माइनस R3 से। तो पहली पंक्ति पर ही चेंज हो रहा है और दूसरी पंक्ति पर, तो जो थर्ड पंक्ति है वो एज इट इज रहेगी, ठीक है। तो R1 में से R2 किया x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 4, फिर 2x माइनस 3 माइनस 2x प्लस 9, 3x माइनस 4 माइनस 3x प्लस 16। इसी तरीके से दूसरी पंक्ति के लिए x माइनस 4 माइनस एक्स प्लस 8, 2x माइनस 9 माइनस 2x प्लस 27, 3x माइनस 16 माइनस 3x प्लस 64। अब यहाँ से देखें तो हमारा x से x कट गया, 2x से 2x, 3x से 3x, x से x, 2x से 2x, 3x से 3x। इस तरीके से ये हमारे जो x है वो हमारे दो पंक्तियों में से हट जाएंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, माइनस के 2 है प्लस के 4 है तो प्लस के 2, माइनस के 3 है प्लस के 9 है तो प्लस के 6, माइनस के 4 है प्लस के 16 है तो प्लस के 12। ऐसी सेकंड वाली बचेंगे 4, 18 और 48, और जो थर्ड पंक्ति है वो एज इट इज रहेगी, ठीक है। अब हम फिर से चेंज करें, अब संक्रिया हम लगाएंगे कॉलम में, स्तंभ में, क्योंकि जो पहला स्तंभ है उसमें आ रहा है हमारा x माइनस 8 और दूसरा जो स्तंभ है उसमें आ रहा है 2x माइनस 27। तो हम क्या करें, दूसरे कॉलम में से पहले कॉलम का 2 गुना उठाएं, क्योंकि हमें x और x वाली जो पोजीशन है उनको हमें हटाना है, यानी x को हमें इसमें से निकालना है, उसको हमें हटाना है, जहाँ तक पॉसिबल वहाँ तक हमें हटाना है। तो हम क्या करें, संक्रिया लगाएंगे C2 टेंस टू C2 माइनस 2C1, यानी दूसरा कॉलम है उसमें से हमें पहले कॉलम का 2 गुना उठाना है। तो पहला कॉलम एज इट इज और थर्ड कॉलम एज इट इज, चेंज होगा तो किस पर, सिर्फ सेकंड कॉलम में। तो सेकंड कॉलम में चेंज कीजिए तो क्या हो जाएगा, C2 माइनस 2C1, तो 6 में से 2 के 2 गुने जाएंगे तो 2 बचेगा, 18 में से 4 के 2 गुने तो 10 बचेगा, और 2x माइनस 27 में से x माइनस 8 के 2 गुने तो 2x से 2x कट जाएगा, और 27 में से 16 गए तो माइनस के 11 बचेंगे। अब ये वैल्यू बचेगी हमारे पास। अब इनमें हमें देखें तो जो हमारी पहली पंक्ति है और दूसरी पंक्ति है इनमें से हम 2 कॉमन ले लें, यानी पहली पंक्ति से 2 कॉमन ले लें और दूसरी पंक्ति से भी 2 कॉमन ले लें, तो हमारा 2 और 2 मतलब 4 कॉमन बाहर आ जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, 1 1 2 और 2
15 और 13 और थर्ड पंक्ति है वो एज इट इज़ रहेगी। अब इनका प्रसार कर दें, तो प्रसार कर देंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो पंक्ति के रेस्पेक्ट में प्रसार कर दीजिए इसका। तो हम इसका जब प्रसार करेंगे तो 1 हमारा एज इट इज़ रहेगा, तो इसकी पंक्ति और स्तंभ कट जाएंगे। इसके बाद इनकी जो संख्याएँ हैं जो उपसारक है उनका गुणा कर देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें एक एक्स में समीकरण मिलेगा, वो क्या मिलेगा 3x - 12 बराबर 0। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 12/3 बराबर 4। यानी हमें जो एक्स की वैल्यू है वो क्या मिल जाएगी 4। और यही हमें निकालना था, ये हमें क्या करना था, निकालना था कि एक्स का मान क्या हुआ, क्योंकि जो सारडेक था उसका हमें मान ज्ञात करना था। तो जो सारडेक है उसका मान हमारा क्या आ जाएगा, एक्स बराबर 4। क्वेश्चन नंबर 8, बिना विस्तार की सिद्ध कीजिए। तो हमें इन तीनों को आपस में बराबर सिद्ध करना है, वो भी बिना प्रसार के। तो सिद्ध कैसे करेंगे देखिए। तो हमने इनको अलग अलग मान लिया है। जो पहला सारडेक है वो हमने डेल्टा 1 मान लिया, दूसरा सारडेक को डेल्टा 2 और तीसरे सारडेक को डेल्टा 3। तो अब हम इनको बराबर सिद्ध करेंगे। पहले वाले को हम दूसरे वाले के बराबर सिद्ध करेंगे, फिर पहले वाले को तीसरे के लिए। तो इस तरीके से बराबर सिद्ध कर देंगे हम। तो देखिए कैसे सिद्ध करना है। तो जो पहला सारडेक दिया है हमें ABC XYZ PQR, उसको हमें दूसरे सारडेक के बराबर सिद्ध करना है XYZ PQR और ABC। तो देखिए इसमें हम कौन से गुणधर्म का प्रयोग करें जिससे ये बराबर हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो दूसरी पंक्ति है और पहली पंक्ति है, इनको अगर हम इंटरचेंज कर दें तो हमारा जो पहला सारडेक है वो दूसरे सारडेक के बराबर हो जाएगा थोड़ा सा। तो देखिए, और ये हमने गुणधर्म भी पढ़ा है कि जब हम दो पंक्तियों या दो स्तंभों को इंटरचेंज करते हैं तो जो सारडेक का मान है वो वही रहता है, सिर्फ उनका चिन्ह चेंज हो जाता है। तो हमने पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति में और दूसरी को पहली पंक्ति में इंटरचेंज कर दिया, तो इसका जो मान है वो बस चेंज हो गया, तो -1 हो गया। और पहली पंक्ति है वो दूसरी की जगह आ गई और दूसरी पंक्ति पहली की जगह आ गई। तो जो हमारी सारडेक बनेगा वो ये बन जाएगा XYZ ABC और PQR। यहाँ से फिर से हम चेंज कर दें किस किस को, दूसरी पंक्ति को और तीसरी पंक्ति को एक दूसरे में। तो -1 फिर से बाहर आ जाएगा, तो -1 का स्क्वायर हो गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा XYZ PQR और ABC। और ये हमें सिद्ध करना था। तो डेल्टा 1 हमारा किसके बराबर आ गया, डेल्टा 2 के। अब डेल्टा 1 को फिर से डेल्टा 3 के बराबर सिद्ध करना है। तो अब हम क्या करें, जो हमारी पंक्ति है उनको हम कॉलम में चेंज कर दें, यानी जो पंक्तियां हैं उनको हम कॉलम में चेंज कर दें स्तंभों में। तो ABC क्या हो जाएगी, स्तंभ में हो जाएगी ABC, XYZ स्तंभ के रूप में हो जाएगा, PQR स्तंभ के रूप में हो जाएगा। यहाँ से इनको इंटरचेंज कर लें, यानी पहले कॉलम को दूसरे कॉलम में और दूसरे को पहले में। तो दो कॉलम को जब आपस में चेंज करते हैं तो संख्यात्मक मान तो समान रहता है, चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो -1 बाहर आ जाएगा और ये एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे। अब क्या करें, अब पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति में चेंज कर दें, पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति में। तो XAP ऊपर चला जाएगा और बाई BQ इस तरीके से चेंज हो जाएंगे। XAP नीचे आ जाएगा, बाई BQ ऊपर चला जाएगा, तो ये डेल्टा 3 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि तीनों क्या हैं, बराबर हैं। डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 बराबर डेल्टा 3, यानी तीनों जो सारडेक हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है किसी सवाल को लेकर? अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि सारडेक जो दिया है वो हमें सिद्ध करना है बराबर AQ + BQ + CQ - 3ABC। इस तरीके से हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो किस तरीके से सॉल्व करना है देखिए। जो सारडेक हमें दिया है उसका हम LHS लेंगे और RHS हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करें, कोई भी दो कॉलम या दो पंक्तियों को इस तरीके से हमें जोड़ना है कि हमें कुछ कॉमन उनमें दिख जाए। तो यहाँ पर हम देखें, ये हमारा पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है
और ये तीसरा कॉलम है। तो अगर हम पहले कॉलम में तीसरा कॉलम जोड़ दें, क्या कर दें, पहले कॉलम की जगह हम पहला कॉलम में तीसरा कॉलम जोड़ दें, तो ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तो हम यही संक्रिया लगा देते हैं, C1 टेंस टू C1 प्लस C3। तो क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी। तो पहले कॉलम से ये क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा। अब देखो, अब ये हो गया आसान, क्योंकि मैंने कहा था कि जब भी कोई कॉलम या पंक्ति जिसमें 1 1 1 दिखे, तो सबसे पहले हमें काम क्या करना है कि कोई से भी दो जो 1 है उनको 0 करना है, फिर उसके बाद उसका प्रसार करना है, तो जो आंसर है वो आसानी से आ जाएगा। तो अब हमें दो 1 को 0 करना है, तो हम संक्रिया लगा दें, R1 यानी पहली पंक्ति को 0 कर देते हैं और दूसरी वाली को। तो R1 टेंस टू R1 माइनस R2 और R2 टेंस टू R2 माइनस R3। इस तरीके से हम इनको घटा देते हैं। तो R3 हमारा वो एज इट इज रहेगा। तो 1 माइनस 1 ए प्लस बी माइनस बी माइनस सी और ए माइनस बी, 1 माइनस 1 बी प्लस सी माइनस ए और बी माइनस सी। थर्ड जो पंक्ति है वो एज इट इज रहेगी। तो यहाँ से 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया। इस तरीके से जो हमारा बचेगा वो क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी 0, ए माइनस सी, ए माइनस बी 0, बी माइनस ए, बी माइनस सी 1, सी प्लस ए और सी। अब इसका हम प्रसार कर देंगे किसके रेस्पेक्ट में, पहले कॉलम के रेस्पेक्ट में। तो पहली जो दो पोजीशन है उन पे तो 0 है, तो उनको तो 0 रहेगा। तो थर्ड पोजीशन है उसके लिए हम प्रसार करेंगे। तो थर्ड के लिए उसकी पंक्ति को काट दो, उसके स्तंभ को काट दो, और जो बचे हैं उपसाटक उसका उनका गुणा करना है। तो इनका आपस में गुणा कर देंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी तो बाहर चली रहा है, और इनका आपस में गुणा कर दो, तो ये हमारा अपने आप सिद्ध हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, सार्डिक हमें दिया है, इसका मान ज्ञात करना है। और जो सार्डिक हमें दिया है वो स्क्वायर के रूप में दिया है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो जो पहले स्क्वायर दिया है उसको हम पहले सिंपल उनकी वैल्यू लिख देते हैं कि उनके स्क्वायर की वैल्यू क्या है। तो हम लिख देते हैं 1491 और 149 4 9 16 9 16 25। अब हमें इनको सॉल्व करना है और हमें इसकी वैल्यू है वो निकालनी है। तो किस तरीके से सॉल्व करें वो देखिए। हम इसमें संक्रिया लगाएं, ये हमारा पहला कॉलम, ये दूसरा और ये तीसरा। तो हम इसमें संक्रिया लगाएं कि अगर हम तीसरे कॉलम में से क्या करें, दूसरे कॉलम, ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है कि तीसरे कॉलम में से हम क्या करें, तीसरे कॉलम में से 9 गुना घटाएं पहले कॉलम का। क्या करें, तीसरे कॉलम में से 9 गुना घटाएं पहले कॉलम का। एक बार देखिए दोबारा से। ठीक है। तो एक संक्रिया तो हमें यही लगानी है कि तीसरे कॉलम में से हमें 9 गुना घटाना है, तीसरे कॉलम में से 9 गुना घटाना है पहले कॉलम का। और दूसरे कॉलम के लिए हम संक्रिया क्या लगाएं कि दूसरे कॉलम में से 4 गुना घटाना है हमें पहले कॉलम का। ये दो संक्रिया हमें लगानी है और हमारा जो मान है वो आसानी से मिल जाएगा। तो पहला कॉलम वो एज इट इज रहेगा, दूसरे कॉलम में से 4 माइनस 4 0, और 9 में से इसका 4 गुना घटाना है 16, तो माइनस के 7, और 16 में से इसके 4 गुने 9 चौक 36, तो यहाँ से माइनस के 20 बचेंगे। इसी तरीके से थर्ड कॉलम के लिए 9 गुना घटाना है, तो 9 माइनस 9 0, और 16 में से 9 चौक 36 माइनस के 20, और 25 में से इसके 9 गुने 9 में 81, तो 56 बचेंगे यहाँ से। तो इस तरीके से हमें घटाने हैं। अब इनका हमें प्रसार कर देंगे सिंपल, क्योंकि 2 1 1 है, उनकी जगह क्या है 0 है, तो किसी एक के रेस्पेक्ट में इसका प्रसार होगा, तो इसका मान हमें मिल जाएगा। कर लेने से सिंपल है, आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि ओमेगा इकाई का एक घनमूल हो तो सार्डिक का मान ज्ञात कीजिए। ओमेगा क्या है, इकाई का एक घनमूल है, तो हमें सार्डिक का मान ज्ञात करना है। तो हमें इसमें सिंपल प्रसार करना है, और अगर संक्रिया लगा सको तो संक्रिया का प्रयोग करना है हमें, क्योंकि इकाई के घनमूल है। तो हमें पता है कि ओमेगा की घात 3 जो होता है उसका मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है।
तो जहाँ पर भी हमें ओमेगा की घात 3 दिख रहा है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, क्योंकि उसने पहले ही कहा है कि जो ओमेगा है वो इकाई का एक घनमूल है। ठीक है, तो ओमेगा की घात 3 है, वहाँ पर हमने 1 रख दिया। तो इसके बाद जो संख्या हमारी बनेगी वो साढ़े ये बन जाएगा 1 1, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा की घात 3 था तो यहाँ पर 1 हो गया, ओमेगा स्क्वायर 1 1 और इस तरीके से। अब हमें इसका सिंपल प्रसार करना है किसी पंक्ति के रेस्पेक्ट में, पहली पंक्ति के रेस्पेक्ट में कर दीजिए तो हमें इसका मान मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू में हमें मिल जाएगी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। सिद्ध कीजिए कि जो सार्थक है वो हमें 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर के बराबर लाना है। तो सिंपल संक्रियाओं का प्रयोग करना है और गुणधर्मों को हमें प्रयोग में रखना है। तो हमें किस तरह की सॉल्व करना है, देखिए हमें ये 3 पंक्तियाँ दी हैं, 1 2 3। तो पहली पंक्ति में ए स्क्वायर है, दूसरी में भी ए स्क्वायर है प्लस ए बी, और तीसरी पंक्ति में है ए बी। इसी तरीके से सब में है, तो इनको अगर हम जोड़ लें तो 2 तो ए स्क्वायर हो जाएंगे और 2 ए बी हो जाएंगे। इसी तरीके से सब में हो जाएंगे। तो पहली पंक्ति के लिए हम संक्रिया लगा दें कि R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति में दूसरी और तीसरी पंक्ति दोनों जुड़ जाएंगी। तो जो हमारी संख्या बन जाएगी वो ये बन जाएगी 2a स्क्वायर प्लस 2ab, 2b स्क्वायर प्लस 2bc, 2c स्क्वायर प्लस 2ac। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं बाहर पहली पंक्ति से। उसके बाद क्या बचा हमारे पास, a प्लस b, b प्लस सी और c प्लस a। यहाँ पर थोड़ा गलत लिख गया है, c प्लस a। इसी तरीके से दूसरी वाली में उसमें से भी a कॉमन बाहर कर देंगे तो a प्लस b स्क्वायर ए सी, और तीसरी वाली में a b प्लस सी और c स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें कि पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, इनमें हमें कुछ कॉमन दिख रहा है। पहला जो कॉलम है उसमें से हमें a कॉमन दिख रहा है, तीनों में है तो a बाहर आ जाएगा। दूसरे कॉलम में हमें b दिख रहा है तो b कॉमन है, तीसरे में हमें c दिख रहा है तो c कॉमन आ जाएगा। तो इस तरीके से a b c टोटल हमारा कॉमन बाहर आ जाएगा। 2 पहले से चल रहा है बाहर कॉमन, तो 2 a b c हमारा बाहर कॉमन हो जाएगा। उसके बाद जो संख्याएँ बचेंगी वो बचेंगी a प्लस b और b प्लस सी, b और b प्लस सी, c प्लस a और c। अब इनमें हम संक्रिया लगा देंगे। क्या संक्रिया लगाएं, देखो यहाँ पर a प्लस बी और a प्लस बी दिख रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करें, R1 टेंस टू R1 माइनस R2 कर दें। क्या कर दें, R1 माइनस R2। इसी तरीके से दूसरी की जगह करें हम कि दूसरी पंक्ति में से भी R2 टेंस टू R2 माइनस R3 कर दें। जो संक्रिया हमारी लगी है वो यही है, देखिए। तो ये संक्रिया लगाएंगे तो पहली वाली पंक्ति में और दूसरी वाली में लगेगी, तीसरी पंक्ति एज इट इज रहेगी। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो b से b कट गया, b से b कट गया, और a से a, b से b और इस तरीके से। तो जो बचेगा हमारा वो यही बचेगा, 2abc 0 c a माइनस सी b प्लस सी और c। अब पहली पंक्ति से हमें c कॉमन दिख रहा है तो c कॉमन ले लो, तो क्या हो गया 2ab c स्क्वायर। अब क्या रहेगा 0 1 1 a माइनस सी b प्लस सी और c। इसका हम सिंपल प्रसार कर देंगे पहली पंक्ति के रेस्पेक्ट में, तो हमें इसका मान टोटल मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि यदि सारणिक में a1 b1 c1 आदि क्रम से अवयव a1 b1 c1 आदि के सेकंड हो तो सिद्ध करना है कि डेल्टा स्क्वायर बराबर a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। यानी कि 2 सारणिक दिए हैं, एक डेल्टा जिसमें स्मॉल ए बी सी दिए हैं, दूसरा डेल्टा स्क्वायर जिसमें कैपिटल ए बी सी दिए हैं। जो कैपिटल ए बी सी हैं वो स्मॉल ए बी सी के क्या है, सेकंड हैं। और तो हमें यही सिद्ध करना है कि जो पहला सारणिक है उसका अगर हम स्क्वायर करें, यानी उनका हम 2 सारणिकों का आपस में गुणा करें, तो उनके सेकंड के जो सारणिक बनेगा उसके बराबर आएगा। तो सिंपल है, देखिए। तो हमने एक सारणिक डेल्टा ले लिया a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3, तथा हमने एक इसका सेकंड
मान लिया डेल्टा डैश A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। अगर हम इनका गुणा करें डेल्टा इंटू डेल्टा डैश, तो यहाँ तो पंक्ति के रेस्पेक्ट में कर लो या स्तंभ के रेस्पेक्ट में, तो हम इसका मान निकाल लेंगे इनका आपस में गुणा करके। ठीक है, तो इनका जब हम गुणा करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी। क्या वैल्यू मिलेगी? देखिए, हमने एक गुणधर्म पढ़ा था और उसमें हमने कहा था कि जब हम किसी सारणी में किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के जो सेकंड होते हैं उनका गुणा करके उनको जोड़ते हैं तो उनका जो योगफल है वो शून्य के बराबर आता है। यानी किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के जो सेकंड हैं उनका गुणा करके जोड़ते हैं तो उनका टोटल क्या आता है? शून्य आता है। तो उसका ही हम इसमें प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं इनका गुणनफल क्या आएगा। तो हम स्तंभ के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं या पंक्ति के रेस्पेक्ट में, किसी एक के रेस्पेक्ट में कर लो। तो यहाँ पर इन्होंने पंक्ति के रेस्पेक्ट में किया है, तो A1 कैपिटल A1 प्लस B1 कैपिटल B1 प्लस C1 कैपिटल C1, इस तरीके से पंक्ति के रेस्पेक्ट में करते जाएंगे। तो सभी सॉल्व कर लेना इसे। और यहाँ पर देखिए A1 कैपिटल A2 प्लस B1 कैपिटल B2 प्लस C1 कैपिटल C2, इसका टोटल का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अभी मैंने बताया था कि जब हम सारणी में बात करते हैं तो किसी पंक्ति में या किसी स्तंभ में किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के सहखंड का गुणा करके जोड़ते हैं तो उसका टोटल योग है वो शून्य हो जाता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। और जो सेम है A1 कैपिटल A1 B1 कैपिटल B1 C1 कैपिटल C1, वो हमारे क्या रहेंगे? वही सारणी रहेंगे। तो क्या रहेंगे? वही सारणी, तो डेल्टा ही हो जाएगा वो। बाकी पोजीशन में क्या हो जाएंगे? 0 0। इसी तरीके से A2 कैपिटल A2 B2 कैपिटल B2, इसकी ये डेल्टा हो जाएगा। A3 कैपिटल A3 B3 कैपिटल B3 C3 कैपिटल C3, उसकी ये डेल्टा हो जाएगा। बाकी सारी पोजीशन में क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। अब पहली पंक्ति से डेल्टा ले लें कॉमन, दूसरी पंक्ति से डेल्टा, तीसरी पंक्ति से डेल्टा, तो डेल्टा क्यू कॉमन आ जाएगा। उसके अलावा क्या रह जाएगा? 1 1 1, ये वाला सारणी रह जाएगा जो आइडेंटिकल सारणी है। इस पूरे का मान क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से इसका मान क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू इंटू 1। तो यानी हमने डेल्टा इंटू डेल्टा डैश निकाला तो वो डेल्टा क्यू के बराबर आ गया। और अगर डेल्टा डैश की बात करें तो डेल्टा में जो क्यू है उसमें डेल्टा का डिवाइड हो जाएगा तो डेल्टा स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से हम डेल्टा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? डेल्टा डैश। तो इस तरीके से इसके जितने भी सवाल थे वो सारे आज कंप्लीट हो गए हैं। और अगर फिर भी आपको कोई इसमें दिक्कत है किसी सवाल को लेकर या कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे पता नहीं चलता है कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको कौन कौन सी चीज़ें समझ में आई हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसके विविध वाले जो एग्जाम्पल जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। सभी कमेंट ज़रूर किया करें जिससे मुझे पता चले कि कितने लोगों को समझ में आ रहा है, जिससे मेरी भी मेहनत सफल हो। क्योंकि इस लॉकडाउन में आप लोगों को पता है कि आपके लिए लेक्चर उपलब्ध कराना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सभी घरों पर कैद हैं। तो यहाँ पर बोर्ड की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि स्कूल अभी ओपन नहीं हो रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल से आपके लिए बनाया जा रहा है ये वीडियो। ठीक है, तो जो भी नए विद्यार्थी इसको देख रहे हैं सबसे पहले सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें तथा अपने सभी ग्रुपों में शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।